तो ये आपका पॉलिटी का जो सेट नंबर 7 जो था आपका एडुटेरिया का, कितने नंबर सेट है? तो सेट नंबर 7 है। और सेट नंबर के 7 का हम लोगों ने 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को देखा था, ठीक है, पार्ट 1 में। ये आपका होने वाली है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 76 से, ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखेंगे पार्ट 2 में, जो कि पॉलिटी की होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 75 तक तो हो गया था, 76 से हम लोग क्या यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बोला है 76 क्वेश्चन की बात करें, साधारण विधायक संबंधी पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में 5 चरणों से गुजरता है। किस चरण में इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाता है? तो साधारण विधायक की बात करेंगे तो संबंधित पुस्तक में, ठीक है, स्थान पाने के लिए, मतलब संवैधानिक पुस्तक में स्थान पाने के लिए इसको 5 चरणों से गुजरना पड़ता है, मतलब 5 फेजेज होते हैं। तो किस चरण में इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाता है? तो इसको बोलते हैं द्वितीय पाठन। इसमें दूसरा पाठन में होता है। प्रत्येक साधारण विधेयक सांविधिक पुस्तक में स्थान पाने से पूर्व संसद में निम्न 5 चरणों से गुजरता है। प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। दूसरे सदन में विधेयक जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? प्रथम पाठन होता है, फिर दूसरा पाठन होता है। 3 प्रकार का तो पाठन होता है, ठीक है। डिबेटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सदन में जाएगा, तो दूसरा सदन में जाएगा तो दूसरा सदन में भी प्रथम, दूसरा, तीसरा पाठन होगा। फिर दूसरा सदन भी जब इसको पास कर देगा तो फिर वह अंतिम रूप से किसके पास जाएगा? तो राष्ट्रपति के पास जाएगा अंतिम रूप से। राष्ट्रपति जब इस पे सिग्नेचर कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? कानून का रूप धारण कर लेगा। तो दूसरे पाठन के दौरान इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। एक सदन से पारित होने के उपरांत विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष निम्न में से कौन से विकल्प उपलब्ध नहीं है? जब विधायक को उसी रूप में पारित करके प्रथम सदन को भेज सकता है, यह विधायक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है, यह विधायक को अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। यह विधायक में संशोधन का सुझाव देकर इसे प्रथम सदन में भेज सकता है, ये नहीं कर सकता है, ठीक है। एक सदन से पारित होने के उपरांत दूसरे सदन में विधेयक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पठान होता है, मतलब सेम कंडीशन वही है। फिर मतलब क्या होगा? प्रथम, द्वितीय और तृतीय पठान जो आपने देखा तो हो जाता है। उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, ठीक है। यह विधेयक को उसी रूप में पारित करके प्रथम सदन में भेज सकता है, अर्थात बिना संशोधन को, ठीक है। आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा? तो मतलब पहला, अगर मान लीजिए लोकसभा साधारण विधेयक तो कहीं भी पेश हो सकता है ना। साधारण विधेयक कहीं भी पेश किया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन का इसमें कोई प्रावधान नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में, सॉरी, इसमें होता है, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होता। तो जब एक सदन से जब दूसरे सदन में जाएगा तो सेम वहां पे क्या होगा? प्रथम सदन को भेजा जा सकता है, बिना संशोधन किसी प्रकार के अमेंडमेंट नहीं की जाएगी। यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है, मतलब संशोधन करेगा, संशोधन करके पारित करके भेज दिया। या फिर इसके पास एक ऑप्शन होगा, ये अस्वीकार भी कर सकता है, विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। या फिर यह विधायक पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करके उसे लंबित कर सकता है, उसको रोक के रख सकता है। और जब रोक के जब रखेगा, 6 महीना से ज्यादा जब हो जाएगा तो समझा जाएगा सब भाई साहब दोनों के बीच में मतलब मतभेद उत्पन्न हो गया है। फिर राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, तो फिर ज्वाइंट सेशन के लिए कॉल ऑफ किया जाएगा, ठीक है। अब मतलब क्या होगा? ज्वाइंट सेशन होगा, ठीक है। तो साधारण विधायक में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदन से अलग अलग पास करवाना पड़ता है। तो संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे तो यहाँ पे किसी प्रकार की ज्वाइंट सेशन नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है? ठीक है, तो नियंत्रक का महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाती है, ठीक है। और संसद उसे किसे सौंप देती है? लोक लेखा समिति के पास में सौंप देती है, क्योंकि लोक लेखा समिति में बात करेंगे तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों से मिलने से मतलब क्या होता है? लोक लेखा समिति का निर्माण होता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसे दे दिया? तो राष्ट्रपति संसद को दे दिया है, ठीक है।
संसद को दे दिया, संसद में कौन आता है? संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों है, तो संसद वैसे संस्था को देगा जिसको अलग 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 जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए लोक लेखा समिति को दे देता है ना। तो लोक लेखा समिति में कितने 22 सदस्य होते हैं ना। कितने होते हैं लोक लेखा समिति में? 22। ठीक है, 22 मतलब 15 प्लस 7 होता है ना लोक लेखा समिति में। अब प्राक्कलन में कितना होता है? 30। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैग जो है अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी, राष्ट्रपति संसद के पास रखेगा, संसद लोक लेखा समिति को दे देगा। लेकिन लोक लेखा समिति की जांच में मदद कौन करेगा? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कौन करेगा? तो यहाँ पे मतलब कौन करेगा? तो फिर यहाँ पे मदद कौन करेगा? तो फिर यहाँ पे कैग ही मदद करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना। मनी बिल के संबंध में धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष जो कह दिया सो कह दिया। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया। बिल्कुल ठीक है, धन विधेयक को केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया, इसलिए इसको सरकारी विधेयक कहते हैं। सरकारी विधेयक जो होता है ना, केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। दो तरह के विधेयक होते हैं, एक सरकारी होता है, गैर सरकारी होता है। ठीक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। हालांकि धन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही मतलब क्या होता है, पेश किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रपति इसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। हालांकि सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं रोकते, क्योंकि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, इसलिए धन विधेयक को नहीं रोका जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकारी विधेयक को किसके द्वारा प्रस्तुत करेंगे? तो इससे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। धन विधेयक का राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह या इसे अपनी स्वीकृति दे देगा या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। ध्यान रखिएगा, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता है। ठीक है, उसको क्या करेगा? रोक के रख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ध्यान रखें, उसे स्वीकृति दे देगा, या तो बोलेगा ठीक है चलो पास है, या फिर मतलब क्या करेगा? उसे रोक के रख लेगा लंबे समय के लिए, कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन उसको वापस नहीं लौटा सकता है। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। नहीं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या लिखा हुआ? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ये तो ठीक है, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है, केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ध्यान में रखेंगे। तो दोनों के दोनों ऑप्शन की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, साधारण विधायक उस विधायक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। साधारणतः वित्त विधायक उसे कहते हैं जो वित्तीय मामलों से संबंधित होता है। इसे आगामी वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। ठीक है, वित्त विधायक की बात करेंगे तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, बहुत सुंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले धन विधेयक की बात करें, अनुच्छेद 110 में आपको धन विधेयक लिखा हुआ है। अब वित्त विधायक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है वित्त विधायक है वित्त विधायक की बात करेंगे। वित्त विधायक प्रथम जो है अनुच्छेद 117 के ए में 1 में है, और दूसरा वित्त विधायक 117 के 3 में है। तो 117 में आपको वित्त विधायक आपको देखने को मिलता है, लेकिन 17 के 1 में भी है और 117 के आपको 3 में भी आपको वित्त विधायक आपको देखने को मिलता है। लेकिन धन विधायक किसमें है? तो धन विधायक 110 में है। ठीक है, तो एक फैक्ट आपको ध्यान में रखिएगा, जितने भी धन विधायक है ना, सारे के सारे धन विधायक वित्त विधायक हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मतलब वित्त विधायक धन विधायक नहीं हो सकता। इस धन विधायक के संदर्भ में आप देखोगे तो ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन वित्त विधायक के कुछ मामलों में आपको ज्वाइंट सेशन आपको देखने को मिलता है। वित्त विधायक के मामलों में ज्वाइंट सेशन हो सकता है। ठीक है, आप चलेंगे आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। हाँ, तो वित्त विधायक का 2 हिस्सा है ना, 1 और 2। इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो संविधान के 117 में किया गया। ठीक है, 117 का 1 और 117 का 3।
संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। संविधान में कौन सा शब्द है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 112 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रेलवे बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेलवे बजट को आम बजट से एकबर समिति की सिफारिश पे अलग कर दिया गया था, ठीक है, 1925 में अलग किया गया था, ठीक है। यह बजट 1921 से प्रभावी है, गलत है। 2018 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में सम्मानित कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया। किस समिति पर? विवेक देवराय समिति के। ये 17 नहीं होगा, ये भी 2017 है ना सर, ठीक है। विवेक देवराय समिति जो थी, ठीक है। देखिए, दो तीन स्टेटमेंट की बात करें, गलत है, क्योंकि 1921 में प्रभावित नहीं हुआ था, 1925 में, ठीक है, 1924 में घोषणा की गई थी। एक बार समिति, ठीक है। एक बार समिति रिपोर्ट 1921 की सिफारिश में 1924 में पृथक किया गया था। 2017 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से समाहित करने का निश्चित किया गया, इसलिए अब भारत सरकार के लिए केवल एक बजट यानी यूनियन बजट ही आपको देखने को मिलते हैं, रेलवे बजट अलग से नहीं होती है, ठीक है। और ये कौन सा समिति था? तो विवेक देवराय समिति, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है यदि दूसरे सदन द्वारा किसी विधेयक को पास किए बिना डैश से ज्यादा समय हो जाए, ठीक है। तो 6 माह, जब 6 महीना से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, या तो सदन अस्वीकृति कर दे, तो भाई साहब हम मंजूरी नहीं रखते, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में ज्वाइंट सेशन आ जाएगा। या फिर कोई भी सदन अगर 6 महीना से अगर ज्यादा दिन तक किसी बिल को अगर रोक कर रह गया, किसी विधेयक को, तो समझा जाएगा से दोनों सदन के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गई है। और गतिरोध स्थिति जब उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे अनुच्छेद 108 की तहत, ठीक है। चलिए आप देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग आगे के प्रश्न, तो उसमें क्या है? संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है, निम्नलिखित चरणों को कूटों की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होगा बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, ठीक है, ये आपका 1 नंबर में। जब बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो उस पर क्या होगा? बहस होगा, आम बहस, 2 नंबर में। उसके बाद आम बहस हो जाएगा ना, तो उसके विभागीय समिति के द्वारा इसको जांच किया जाएगा, ये आपका 3 नंबर में, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या होगा? उसके बाद मतलब क्या? अनुदान की मांग में मतदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितने नंबर में? 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ध्यान रखें, विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, ठीक है, 6 नंबर में। और सबसे लास्ट में होगा वित्त विधेयक का पारित होना, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया है, जरा सबसे देखिए, बजट का मतलब 6 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट को रखा जाएगा सदन में। जब सदन में रहेंगे तो क्या होगा? उसमें मतलब क्या होगा? बहस होगा। जब बहस वगैरह होगा तो विभागीय समिति मतलब बजट की जांच करेगी, ठीक है। बहुत सारा विभाग होता है ना, जैसे मान लिया रेलवे को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, ठीक है, डिफेंस को लेकर है, तो सबका अलग अलग समिति होता है, तो उस पे जांच होगा, ठीक है। और जब जांच होगा ना, अनुदान की मांग में मतदान होगा, मतलब बजट में क्या मांगा होगा? अनुदान मांगा होगा, हमको 12,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए चाहिए, तब उस पे मतलब मतदान होगी, ठीक है। विनियोग विधेयक उसके बाद पारित होगा, और साथ में क्या होगा? वित्त विधेयक का भी मतलब क्या होता है? पारित होना। तो ये सारे काम जो होगा, बजट 6 चरणों से गुजरता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 266, ठीक है। 266 में आपको संचित निधि है, और 267 में बात करें आकस्मिक निधि है, ठीक है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 266 में आपको क्या? संचित निधि, और 267 में क्या? आकस्मिक निधि, ठीक है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे भारत की संचित निधि की बात करेंगे तो 266 में है। भारत का लोक लेखा की बात करेंगे, लोक लेखा भी 266 में है भाई। भारत का आकस्मिक निधि की बात करें, ये 267 में है। राज्यों की और संघ की बाध्यता 256 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरूपण नहीं किया जाएगा, मतलब बिना किसी विधि की किसी प्रकार के कर का उगाही नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए। 265 में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। भारत की संचित निधि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, ठीक है। तो संचित निधि में क्या क्या सम्मिलित है, जरा इसको देखेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा प्राप्त जो भी राजस्व होता है, सबके सब संचित निधि में आ जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया ऋण है, वो भी संचित निधि में आएगा, ठीक है। ऋणों की पुनः अदायगी के संबंध में, ठीक है, सरकार द्वारा प्राप्त धन राशि है, वो भी आपको संचित निधि में आएगा, ठीक है। भविष्य निधि और बजट की बात करेंगे, संचित निधि में नहीं आता, क्योंकि भविष्य निधि बजट की बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो एक समय के बाद उसको वापस करना पड़ता है, इसलिए संचित निधि में नहीं आते हैं, ठीक है। क्या आएंगे? तो भारत सरकार के द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए ऋण,
ऋणों की पुनः अदायगी की में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि सबके सब किस में आएंगे, तो आपके, ठीक है, संचित निधि में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। विभाग से संबंधित संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक विभाग से संबंधित समितियों में सदस्यों की संख्या बराबर होती है। यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। बताना असत्य कथन का चयन करें, तो दोनों के दोनों की बात करेंगे, कोई भी असत्य कथन नहीं, मतलब दोनों के दोनों सत्य कथन है, ठीक है। बोलेंगे प्रत्येक विभाग जो बनता है उसमें संबंधित समिति में 31 सदस्य होते हैं। 21 लोकसभा से होता है तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य सभापति के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। किसी भी विभाग से संबंधित समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। यदि समिति सदस्यों में से कोई सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त होता है तब उसकी समिति की सदस्यता चली जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना का अधिनियम 1971, 1961 में गठित समिति के रिपोर्ट के आधार पर की गई। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो एस एन सन्याल ने की थी, ठीक है। ध्यान रखिए, क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहते हैं ना, न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते हो। तो 1961 में सरकार ने अदालतों की अवमानना से संबंधित कानून जांच के लिए भारत के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता थे ये, ठीक है, एच एन सन्याल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति नियुक्त की। इस समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा सिफारिशें के आधार पर संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। तो 1961 में एक समिति बनाई गई न्यायालय की अवमानना को लेकर। इसकी अध्यक्षता कौन करे, उस वक्त महाधिवक्ता थे जिनका नाम था एच एन सल्यान। उन्होंने 1963 में रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट को आधार बना के 1971 में कानून बना दिया गया। अधिनियम है, मतलब संसद के द्वारा पास हुआ है। तो संसद के द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम जो था 1971 में पास हुआ था। और संविधान में दो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 105 की बात करेंगे तो संसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान है। तो संसद के पास क्या है, संसदीय विशेषाधिकार है, ये ध्यान रखिए 105 में है, तो ध्यान में रखना है। दूसरा बात करेंगे, संसद सदस्य को संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने के 40 दिन पूर्व, बंद होने के 40 दिन बाद किसी भी प्रकार के नागरिक तथा आपराधिक मामलों में बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। संविधान ने ये भारत के महान्यायवादी को संसदीय अधिकार दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। संसदीय अधिकार भारत के राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। बताना निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं, ठीक है। तो सत्य कथन की बात करें, इसका आंसर आपका क्या है, केवल 3 कथन लिया, मतलब दूसरा कथन की बात करेंगे गलत है, ठीक है। दूसरा कथन जो गलत है, 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद बंदी तो नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पे दोनों मामला दे दिया है, ठीक है। दोनों मामला कौन सा दे दिया, कहाँ गया है यहाँ पे, नागरिक तथा आपराधिक मामला, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 12 बाकी जो ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें बाकी ऑप्शन की बात करेंगे तो बाकी ऑप्शन क्या है, संसदीय अधिकार भारत की राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो नहीं है। संविधान के भारत के संविधान ने, ठीक है, भारत के महान्यायवादी को संसदीय अधिकार दिए है। और संविधान के अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान, ये भी सही है, ठीक है। और 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद अरेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सारे के सारे मामले नहीं आते हैं। तो कौन कौन सा मामला है, ध्यान में रखेंगे। तो ये एक अधिकार केवल नागरिक मुकदमे में उपलब्ध है, ठीक है, मतलब नागरिक मामलों में नहीं गिरफ्तार कर सकते। लेकिन अगर कोई आपराधिक कार्य करेगा, ठीक है, तो उसमें मतलब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है। और संसद को संविधान के द्वारा विशेषाधिकार दिया गया है, वह विशेषाधिकार जो है 105 में। कौन सा विशेषाधिकार है, तो संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। अगर संसद में किसी गलत चीज को अगर बोल भी देते हो तो ऐसा नहीं, बाहर में आके उनके ऊपर केस नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं संसद को विशेषाधिकार, ताकि संसद खुलकर मतलब अपनी बातों को मतलब क्या सकते हैं, सभा में रख सके, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी कोई भी संकल्प केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, न कि लोकसभा में। उपरोक्त अनुबंध किस संविधान में है, किस अनुच्छेद में है, तो 67 में, ठीक है, ध्यान में, किसमें है, 67 में है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। ध्यान में रखें किसमें, 67 में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे, हालांकि 66 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन है। 68 में बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के निर्वाचन का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि है।
अनुच्छेद 69 में बात करें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रत्यय ज्ञान है, ठीक है। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, ध्यान रखें। वो 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ था। बिल्कुल, न्यायिक समीक्षा जो था अमेरिका के ही देन है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा न तो कटौती की जा सकती है और न ही हटाया जा सकता है। तो बताना कौन सा सत्य कथन है, तो दोनों के दोनों सही कथन है। क्योंकि न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप इसमें कोई भी कटौती वगैरह नहीं कर सकते हो। ये अमेरिका का ही देन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो न्यायिक समीक्षा सिद्धांत की उत्पत्ति में विकास, ठीक है, अमेरिका में हुआ। इसका प्रतिपादन पहली बार मारवाड़ी बनाम मेडिसन 1803 के जटिल मुद्दे में हुआ, जॉन मार्शल द्वारा, जो कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, जॉन मार्शल साहब, ठीक है। भारत में दूसरी ओर संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, तो आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी ये मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत में दूसरी ओर संविधान एवं संविधान स्वयं न्यायपालिका को, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति देती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की शक्ति संविधान की, ठीक है, मूलभूत विशेषता है। तथापि संविधान में, ठीक है, मूलभूत ढांचे एक तत्व है। मतलब सब न्यायिक समीक्षा क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको मतलब संशोधन के माध्यम से इसको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संशोधन के द्वारा भी न तो कटौती की जा सकती है, न ही इसे हटाया जा सकता है। तो 1973 में केशवानंद भारती मामलों में बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उसी में मतलब न्यायिक समीक्षा को मतलब क्या माना गया था, तो न्यायिक समीक्षा को क्या बोलते हैं उसको, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिन में से किस बाद मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया गया, ठीक है। तो किसमें उपयोग, सारे में ही किया गया था, ठीक है। गोलकनाथ मामला केस की बात 1967 के, सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण के मामला 1969 का था। प्रीवी पर्स उन्मूलन कब का था भाई, 90, ठीक है, ठीक है, ये मामला था 1971 शायद। केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980, ठीक है। 1970 आज के पास के ही घटना था, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। देख लेता हूँ कब का था, प्रीवी पर्स कब है, अच्छा 1970 में नहीं इंदिरा था, गांधी के टाइम पे। मेरे को लग रहा है 1971 होना चाहिए प्रीवी पर्स। ये 71 प्रीवी पर्स फाइनल था था। क्या, ठीक है, प्रीवी पर्स था क्या, ठीक है। देखिए पहले तो राजा रजवाड़ा जो थे इसमें शामिल होना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। राजा रजवाड़ा जो था इसमें शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन ठीक है, इसमें क्या किया गया, राजा रजवाड़ों को शामिल किया गया था भारतीय संघ में, और उनको बोला गया था आपको जो पैसा वगैरह जो मिलता है वो सब कुछ आपको मिलते रहेगा। तो राजा रजवाड़े तो शुरू में शामिल हो गए, लेकिन इंदिरा गांधी को बनाना था, एक समाजवादी देश बनाना था। और समाजवादी देश में एक बहुत बड़ा पैसा जो था राजा रजवाड़ा में चला जाता था। तो इंदिरा गांधी ने उनके प्रीवी पर्स को क्या किया, समाप्त कर दिया, उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है। तो सारे के सारे राजा रजवाड़े जो थे कोर्ट चले गए, लेकिन कोर्ट में इस फैसला को बरकरार रखा गया, ठीक है। इन सारे मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया गया, तो मतलब सरकार ने निर्णय लिया, ठीक है, सरकार के निर्णय को आपने चुनौती दे दिया, और चुनौती में कोर्ट ने फिर कुछ और बोला, फिर बाद में कोर्ट ने फैसला बदल दिया, तो वही को न्यायिक समीक्षा कहते हैं, ठीक है। इस सबके सब कांड की बात करेंगे तो इस सबके सब इंदिरा गांधी के समय काल में ही हुआ था, ठीक है। अप्रोक्स की बात करें, केशवानंद भारती, प्रीवी पर्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गोलकनाथ वाला, इस सब के सब कांड किसके समय थे, इंदिरा गांधी के समय ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक मिनट, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, उसको भी जरा हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो कि एक प्रश्न है, इसी में जरा समझना है। केशवानंद भारती मामला 1973 का, मिनिरवा मिल्स 80 का था, प्रीवी पर 70-71, गोलकनाथ 67 में था। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो ये आपका 1969 में हुआ था, ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे 1969 में हुआ था, यहाँ पे 70 लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है।
आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति कौन कौन सा देता है ध्यान रखेंगे। तो 134 का ए भी देता है, 245 भी देता है, 372 भी देता है और 246 भी देता है। ठीक है, साथ में देता है अनुच्छेद 13 भी देता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 13 की बात करेंगे, मतलब फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के संबंध में। ठीक है, फंडामेंटल राइट के संबंध में अगर उसको अल्प करने वाला, मतलब फंडामेंटल राइट को कम करने वाला या फिर समाप्त करने के लिए विधि न तो बनाया जाएगा, नहीं बनने दिया जाएगा। भविष्य में अगर ऐसा कोई विधि है तो वो भी मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त बन जाएगा। मतलब एक तरह से मौलिक अधिकारों को गार्ड के रूप में काम करता है अनुच्छेद 13। ठीक है, तो एक तरह से ये भी एक न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, हालांकि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलता है। अनुच्छेद 13 कहता है भाई साहब, सभी कानून जो मूल अधिकारों को संगति में रहे उसका अपकर्ष करते हैं निरस्त माने जाएंगे। मतलब मूल अधिकारों को जो समाप्त करता है वैसे कानून को समाप्त माना जाएगा। वो समाप्त कब, मान लीजिए किसी संसद को कानून बनाने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है, तो संसद नियम बना देगी। तो संसद नियम बना देगी, तो कोई नियम को संसद बना दिया तो उस संसद के नियम को जांच अगर करेगा तो किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय जांच करेगा, तो अनुच्छेद 13 के तहत अनुच्छेद न्यायालय जांच कर सकता है। या फिर कोई व्यक्ति जो ऐसे न्यायालय में मतलब बोल सकते हैं, भाई साहब इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए था, तो मतलब न्यायालय जो होगा इसका जांच करेगा, जांच में अगर गलत पाया जाएगा तो इस कानून को मतलब रद्द कर देगा। इसी को तो न्यायिक समीक्षा कहते हैं। 32 क्या है जानते हैं, रीट हो गया। 134 के आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया जाता है। आप क्या देखोगे, तो इसमें और भी कुछ प्रश्न वो भी देख लेंगे। 34 ए की बात करें, 134 ए में क्या उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। 245 की बात करें, संसद एवं राज्य विधायकों द्वारा निर्मित कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। अनुच्छेद 246 संसद एवं राज्य विधायकों द्वारा निर्मित कानूनों के विषय वस्तु से संबंधित है। और उसमें क्या है, 246 में देखेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। और 372 में क्या, संविधान पूर्व के कानून की निरंतरता से संबंधित है। ठीक है, तो छोड़िए इसको हटाइए। अब 31 बी की बात करेंगे। 31 बी सी सब बाद में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 31 बी संविधान में मूल रूप से नहीं था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 31 बी को शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची में है। 31 बी क्या कहता है, जरा इसको समझिएगा। 31 बी की 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों व विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने, अवैध ठहराने से रक्षा करता है। मतलब 31 बी को शामिल किया गया 1951 में शामिल किया गया था। इसको 9th शेड्यूल में अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर डाल देते हैं तो भले ही वो सब्जेक्ट जो मौलिक अधिकार को खत्म करने की बात करती है, लेकिन फिर भी आप उसको न्यायालय में आप नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए आरक्षण को डाल देते हैं 9th शेड्यूल में डाल देते हैं। अब तो हालांकि इसका 2007 के बाद बोल दिया भाई साहब इसका भी जांच पड़ताल होगा, इसका भी न्यायिक समीक्षा होगा। लेकिन मान लीजिए उसमें डाले, आरक्षण के मुद्दा को डाल दिए। ठीक है, आरक्षण का मुद्दा भाई समानता का अधिकार का हनन तो करता है ना, तो फंडामेंटल राइट का हनन तो हो रहा है। लेकिन अगर इस मुद्दे को अगर डाल देते 9th शेड्यूल में तो इसको रक्षा कौन करेगा। 31 का बी क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब इस आधार पे आप कोर्ट आप नहीं जा सकते उसको न्यायिक समीक्षा को लेकर। हालांकि 2007 में एक मामला कौन था, क्या नाम था, कोलो होलो। अय्यर को हलो। हाँ ठीक है, कोहलालो जो भी हो, ठीक है, कोलो होलो हम कहते हैं। ठीक है, इस मामले ने बोला भाई साहब ये चालाकी बंद करो। ठीक है, 1973 का तारीख याद कर लो। ठीक है, इससे पहले जो मामला जो 9th शेड्यूल में है उसको छोड़कर बाकी जो भी डाले 1973 के बाद सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 1973 को एक बेंचमार्क मारा गया, तो 9th शेड्यूल में इससे पहले जो सब्जेक्ट इसमें डाल दिया सो डाल दिया, लेकिन 1973 के बाद जो भी सब्जेक्ट डाले हो, अगर न्यायालय का मन करेगा तो इसमें क्या करेगा, उसका न्यायिक समीक्षा की जाएगी। और दूसरा जो मारा, दूसरा जो न्यायिक समीक्षा का दूसरा मार जो पड़ा अध्यक्ष के ऊपर, या लोकसभा का स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर कह लीजिए, दल बदल के मामलों में उसके पास पूरा अधिकार है निर्णय लेने का। लेकिन बाद में एक नियम लाया गया, नहीं नहीं इसमें तो अध्यक्ष जो है लोकसभा का स्पीकर पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कि अब अध्यक्ष न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन बोला से अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय जो है उसका भी न्यायिक समीक्षा की जाती है। हालांकि दल विदल के संदर्भ में पूरा पूरा पावर की बात है अध्यक्ष के पास होता है, लेकिन अब उसका भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी।
मूल रूप से 1951 में 9वीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनियम थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 282 पहुंच गई है। बाद में न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही था? दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। मतलब 1951 में शुरू में केवल 13 अधिनियम था, लेकिन सरकार को जब लगने लगा सारे सब में तो न्यायालय बीच में घुस रहा है, तो सबको 9 शेड्यूल में ये लोग डालना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अभी जाके 282 सब्जेक्ट इसमें हो गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अनुच्छेद ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ को शायद समझ लीजिए, थोड़ा समझने में हमें दिक्कत होता है। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने व अवैध ठहराने से रक्षा करता है। मतलब अनुच्छेद 13B की बात करेंगे तो 9 शेड्यूल में कोई भी विषय अगर डाल दिए, अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता तो लोग कहाँ भागेंगे? सीधे न्यायालय भागेंगे। न्यायालय मौलिक अधिकार को बहुत ही सीरियसली लेता है। लेकिन अगर वो विषय अगर 9 शेड्यूल में है, भले ही ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकती है कि संविधान को पावर कहां से मिलता है? 31B से उसको पावर मिल रहा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो 31B तथा ठीक है 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। ठीक है, और जिस समय ऐड हुआ 9th शेड्यूल, और सबसे पहला जो चीजें जो इसमें लाके रखी गई किस लिए आया था ना? जमीन के लिए था ना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था जमीन को लेकर ही था ना। ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 1951 में, माइक बंद करिए, 1951 में 9वीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियम एवं विनियम थे। अब वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है? 282 हो गई है। किसी विधायी अधिनियम तथा कार्यपालिकीय आदेश को संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में निम्न 3 आधारों पर चुनौती दे सकती है। मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता है, उस अधिकार पे भी आप जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या फिर हाईकोर्ट जा सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगा? यह उस प्राधिकारी की समक्षता से बाहर का है जिसने इसे बनाया है। मान लीजिए किसे विधानसभा किसी प्रकार के कानून पारित कर दे, तो भाई विधानसभा को संविधान संशोधन करने का अधिकार थोड़ी ना है। तो तुम्हारे पास पावर था ही नहीं है, तुमने ये काम क्यों कर दिया? तो उस अधिकार पर भी ये चुनौती दिया जा सकता है। उस व्यक्ति को ये काम करने का शक्ति नहीं है, और ये संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। मतलब संविधान जो है इसके खिलाफ बात करता है, लेकिन फिर भी अगर नियम बना दिया तो नियम स्वतः ही मतलब क्या हो जाएगा? कोर्ट में जाने के बाद समाप्त हो जाएगी। तो 3 आधार पर आप चुनौती दे सकते हो। मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, संविधान के नियमों के खिलाफ है, या फिर जिसने इसे बनाया है, या तो कोई व्यक्ति बनाएगा या फिर कोई संस्था बनाएगा, तो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का ये चीज हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको क्या करना है? विचार करना। कीजिए विकास। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। या फिर अगर आप देखोगे तो इसमें एक क्वेश्चन और भी है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार स्पीकर चेयरमैन निष्कासन प्रस्ताव को आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही क्या? हेलो, यस, हाँ। नेटवर्क का बड़ा इशू चल रहा है आजकल, ये वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो कहां पे थे? तो पहला वाला क्वेश्चन की बात करेंगे तो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता है, गलत है। दूसरा वाला की बात करेंगे तो दूसरा आपका सही है और तीसरा गलत है। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार स्पीकर चेयरमैन निष्कासन प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं, तो गलत है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968
महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति निष्कासन आदेश तभी जारी करते जब उन्हें हटाने के लिए उसी सत्र में संसद का अभिभाषण उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत यानी उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। निष्कासन का आधार दोषित दुर्व्यवहार या अक्षमता होनी चाहिए, या फिर उसका बोला जाए कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है। ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो 100 सदस्य लोकसभा के मामले में, 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में। ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति को दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर लोकसभा में अगर प्रस्तुत करेंगे उनको हटाने की प्रक्रिया को, तो 100 सदस्य का साइन होना चाहिए। राज्यसभा में अगर करेंगे तो 50 सदस्यों का साइन होना चाहिए। और इसको किसको सौंपेंगे? अध्यक्ष को सौंपेंगे, क्योंकि लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में क्या होता है? सभापति होता है। सौंपेंगे उनको। ठीक है, इसके बाद ठीक है, सभापति या अध्यक्ष क्या करेगा? लोकसभा में अध्यक्ष है और राज्यसभा में सभापति है, या तो इसको स्वीकार कर सकता है या फिर इसको स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चयन और नियुक्ति का कोई विशेष प्रक्रिया आपको नहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद तो संवैधानिक है, लेकिन प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति कैसी की जाएगी, कोई प्रक्रिया नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बहुमत दल का नेता होता है और प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, मतलब कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलते हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह। वीपी सिंह जो थे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, लग रहा सब लग रहा मैच खाया हुआ है क्या? चौधरी चरण सिंह ध्यान रखें 1979 में प्रधानमंत्री थे। बीपी सिंह की बात करें 1989 में थे। चंद्रशेखर आजाद 1990 चंद्रशेखर बलिया से थे, 1990 में बने थे। आप पीवी नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 1991 में बने थे, नियुक्त हुए थे। ठीक है, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चरण सिंह की बात करें 1979 में किसान नेता। बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में। चंद्रशेखर की बात करेंगे 1990 में। और पीवी नरसिम्हा राव की बात करें 1991 में। प्रधानमंत्री के पद में गोपनीयता की शपथ का स्वरूप किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए ली जाने वाली शपथ के समान नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष है। उपयुक्त में से कितने कथन असत्य है? तो केवल एक कथन अध्यक्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री जो शपथ जो लेते हैं, ठीक है, पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो वो केंद्रीय मंत्री के समान होता है। ठीक है, ना कि यहाँ पे समान नहीं दिया हुआ ना, इसलिए गलत हो जाएगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो देता है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। और प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब आते हैं तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति की बात करेंगे तो 1974 में बनी थी। क्या के लिए बनी थी? तो चुनाव में सुधार के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो चुनाव सुधार के लिए तारकुंडे समिति बनी थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में बीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में चुनाव सुधारों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की। इसको तारकुंडे समिति कहते हैं। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठन किया गया। ठीक है, चलिए 1974 में तारकुंडे समिति, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की सही प्रक्रिया क्या है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा। तो जनता के द्वारा तो उपराष्ट्रपति को नहीं न चुना जाता है जी। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं। जनता द्वारा सीधे तौर पे नहीं बल्कि प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से निर्वाचित है। ठीक है, तो गलत है। क्या होगा? तो सारा गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। ध्यान में रखना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल है, तो राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य इसमें
शामिल नहीं होता है। केवल कौन है? तो केवल एक कथन सही है। राज्य विधानसभा के सदस्य की बात करें किसमें शामिल होते हैं, तो राज्य विधानसभा के सदस्य की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में उसका निर्णय कौन करेगा, तो ध्यान रखें उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो कहां पे जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। ठीक है, आप चलेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उसके चुनाव वर्ष के बारे में निम्नलिखित इगुमों को विचार करना है। ठीक है, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, कृष्णकांत साहब। ठीक है, बताना उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। कितने कथन सही, तो 2 सही है। अब देखते हैं कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो 1952 में राधा कृष्णन साहब उपराष्ट्रपति बने, फिर 1957 में भी यही बने। ठीक है, 1962 में जाकिर हुसैन साहब तो जो कि देश के राष्ट्रपति बने, ये भी राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति। बीबी गिरी साहब 1967 में बने, ये भी राष्ट्रपति बन जाते हैं। जीएस पाठक राष्ट्रपति नहीं बन पाए, बीटी जत्ती राष्ट्रपति नहीं बन पाया। ठीक है, एम हेदातुल्ला की बात करेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। आर वेंकटरमन साहब राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें राष्ट्रपति बन गए। के आर नारायणन की बात करें राष्ट्रपति बन गए। कृष्णकांत साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाते। ठीक है, बी एस शेखावत राष्ट्रपति नहीं बन पाया। ठीक है, हामिद अंसारी साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ठीक है, वेंकैया नायडू राष्ट्रपति नहीं बन पाए। जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति क्या पता बनेंगे कि नहीं। ठीक है, तो कौन कब थे, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले 52 से लेकर 57 तक तो कौन थे, 52 से लेकर 62 तक अगर बात करेंगे राधा कृष्णन थे। 62 में कौन आते हैं, तो जाकिर हुसैन साहब आते हैं। 67 में बीबी गिरी थे। 69 में जीएस पाठक थे। 74 में बीडी जत्ती थे। हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव नहीं जीत सके, तो जीएस पाठक जो थे निर्विरोध चुनाव नहीं जीत पाए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राधा कृष्णन साहब की बात 1952 1957 में 2 बार निर्विरोध चुनाव जीते। शंकर दयाल शर्मा 1987 में, हिदायतुल्लाह साहब की 1979 में निर्विरोध चुनाव जीता था। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर राज्यसभा के पद सभापति का कार्य करता है। ठीक है, वो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, तो गलत है। ठीक है, पहला कथन सही है, बाकी दूसरा कथन की बात करेंगे तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। ठीक है, उसे पद हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किसी प्रकार के महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं, उसे राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब इसका मतलब है से राज्यसभा में, ठीक है, प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत क्या होगा राज्यसभा में, ठीक है, टोटल सीट बटे 2+1। ठीक है, अगर 250 सीट है ना तो 126 प्रभावी बहुमत होगा, जिसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। और लोकसभा में इसको साधारण बहुमत से पारित करके हटाया जा सकता है। लेकिन इनको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं। ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन बाद में लोकसभा में जाएगा, लेकिन हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में। लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाए जब तक कि कम से कम 14 दिन की अग्रिम सूचना न दी गई हो। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का पद है, पता ही आपको। ठीक है, 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद है। 66 की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का, उपराष्ट्रपति के चुनाव का सारा प्रक्रिया है। ठीक है, और 67 में उपराष्ट्रपति का पद का कार्यकाल है। और उपराष्ट्रपति का शपथ की बात करेंगे 69 में, तो 69 पूछता है, 63 पूछता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस पद पे आसीन होता है और अपने पूर्ववर्ती के समाप्त न हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रहता है। ऐसा कोई बात तो नहीं है। ठीक है, मतलब पद पे तो आता है, लेकिन ऐसा नहीं है मतलब जब तक उसका पहले का जितना कार्यकाल बचा हो उतने दिन तक काम करेगा। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति को देय वेतन भत्ते का हकदार होता है, नहीं, नहीं होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पद, उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद में अपने पद पर बना रहा, तो ये भी गलत है। केवल डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे, तो इसमें केवल एक ही कथन सही है। ठीक है, तीन कथन की बात करेंगे, इसमें गलत है। ठीक है, कथन एक तो पहला गलत है। ठीक है, ध्यान रखें, जब राष्ट्रपति का पद शेष अवधि के लिए रिक्त हो जाता है तो भारतीय उपराष्ट्रपति उस पद ग्रहण नहीं करता तब तक नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर लेता, तब तक वह केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो पहला तो गलत हो गया। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के देय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होता, वो भी गलत हो गया, क्योंकि उसको किसका वेतन भत्ता मिलेगा, तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलेगा। ठीक है, न केवल डॉक्टर हामिद अंसारी नहीं
डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं, हामिद अंसारी ने भी 2 कार्यकाल को पूरा किया है, ठीक है, तो वो भी गलत हो गया। तो सही कौन है? तो उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी अपने पद पे बना रह सकता है, ठीक है, जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति ना आ जाए। तो यही केवल सही लिया है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है। आप देखेंगे अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 78 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ एवं वेतन भत्ते से संबंधित है। इसको गलत लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें क्या 75 होना चाहिए, ठीक है। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा, जो कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगा, सलाह देने के लिए। मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, शपथ तथा वेतन से संबंधित 75 है। और राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, उस 78 में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गलत हो गया। अब आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं होगी, तो गलत है, ठीक है। 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। ये प्रावधान 2005 में 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी गलत है, ठीक है। ये 2005 में नहीं था, कब था? 2003 में। कब था? तो 2003 होना चाहिए, ठीक है। 2003 में 91 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। पद पर रहते मरने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? कृष्णकांत साहब पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उस स्थिति में विचार कर जब राष्ट्रपति के इस्तीफे, महाभियोग, मृत्यु या किसी अन्य कारण से उनका पद रिक्त हो गया होगा, ठीक है। उस स्थिति के बारे में आपको विचार करना है, जब राष्ट्रपति के इस्तीफा, महाभियोग, ठीक है, मृत्यु या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो गया होगा, तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके भीतर एक नया राष्ट्रपति चुन लिया। गलत है, 6 महीना तक कार्य कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का भी पालन करता है, नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोनों का दोनों कथन क्या है? गलत है, मतलब कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को होता है। और सर्वोच्च न्यायालय की गठन की बात करेंगे तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के गठन होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश है, 32 प्लस 1 34 होना चाहिए, 33 प्लस 1 है ना। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश तय की गई, ठीक है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो ध्यान रखें कितने कथन सत्य थे? केवल एक, ठीक है, ये गलत है, इसमें 5 होना चाहिए, नहीं, ठीक है। ये तो आपका सही है, 2 नंबर सही है, पहला गलत है। यहाँ पे भाग का नाम गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग का नाम, हाँ, भाग 5 में 124 से लेके 147 तक, ठीक है। आप बात करेंगे तो 2008 में 30 और 2019 में 33 कर दिया गया है, ठीक है। तो 33 और एक अन्य न्यायाधीश तो संख्या कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, नहीं, 33 प्लस 1, ठीक है। 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सर्वोच्च न्यायालय ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित भारत संघीय न्यायालय का स्थान लिया, ठीक है, नहीं, ये 1935 में 1937 में जो स्थापित हुआ था ना, उसका स्थान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार उसके पूर्ववर्ती से अधिक है, ये आपका क्या है? सही है। बाकी गलत क्या है? तो 1935 वाला में होना चाहिए। तो 1935 में जो अधिनियम के तो जो स्थापित किया गया था 1937 में, उसको संघीय न्यायालय बोला गया, फेडरल कोर्ट बोला था, उसी का स्थान लिया है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? संघीय न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। प्रथम न्यायाधीशों की संख्या 1982, दूसरे न्यायाधीशों का मामला क्या है भाई? प्रथम न्यायाधीशों का मामला, दूसरे न्यायाधीशों का मामला, तीसरे न्यायाधीशों का मामला, चतुर्थ न्यायाधीश का मामला, क्या है ये? तो समझ ही नहीं है क्या लिखा हुआ है? क्या बोली? का जो नियुक्ति होता है ना, उससे रिलेटेड केस है ये। कोलैज सिस्टम अच्छा, था ना, कॉलेजियम के बारे हाँ में। कॉलेजियम, और जो बहुत सारा और भी 1-2 केस जो आया था उससे रिलेटेड है। हो सकता है कॉलेजियम, तो हालांकि इनके समय वाजपेयी जी के समय में आया था, 99। और एक एसडेट भी आया था ना,
देखना पड़ेगा इसका इंग्लिश, देखिए क्या है इंग्लिश, देखिए पीडीएफ ग्रुप में डाला हुआ है ना, उसमें इंग्लिश सर्च करके देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। 2014 का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समिति से संबंधित है। 99 नहीं है ना, 97 है ना सहकारी से। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखेंगे कोई नहीं सही है, ठीक है, गलत है। 2014 के, हाँ कॉलेजियम सही होगा, ठीक है। 2014 के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित है, ठीक है, 2014 के 99 वाला। और यहाँ पे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक निकाय में बदल दिया गया। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99 संवैधानिक संशोधन को, ठीक है, एनजेएसी अधिनियम दोनों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाली कॉलेजियम प्रणाली फिर से मतलब क्रियाशील हो गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला चतुर्थ न्यायाधीश मामले 2015 में सुना है। कोर्ट की राय थी कि नई व्यवस्था से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलेजियम को रद्द, मतलब संविधान संशोधन किया गया, उसको रद्द कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के निम्नलिखित योग्यताओं पे बात करना है। वो भारत का नागरिक तो होना चाहिए, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहना, 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील होना। उल्टा कर दिया है ना इसको, दूसरा तीसरा को, ठीक है। यहाँ लोग गलत की बात करेंगे तो कौन सा गलत है, देखिए 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए, और 10 साल तक वो क्या होना चाहिए, 10 साल तक वकील होना चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाकी पहला की बात करेंगे सही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया। वो 63 वर्ष की आयु तक पद पे रहते, तो गलत है ना। वो राष्ट्रपति को पद लिखकर पद से इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है। अरे ये तो गलत है ना, और ये भी गलत है। तो राष्ट्रपति को पद लिखकर इस्तीफा दे सकता है, संसद की अनुशंसा के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। प्लस संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। और 63 वर्ष की आयु तक नहीं बनेगा, 65 वर्ष की आयु तक बना हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखें। चलिए आगे देखें कौन सा प्रश्न। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, गलत बात है भाई साहब, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, ये भी गलत बात है, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, ठीक है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी पदाधिकारी होता है, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, हो गया, ठीक है, 120 तक ही था, बाकी क्या है, करंट अफेयर्स। संविधान सभा प्रदत्त संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसको डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, जिसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। तो चलिए हो गया कंप्लीट, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है। इस सेट को जिनको सेव कर